जब भी हमें डिसाइड करना होता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, वी प्रेफर टू सेव द मदर। सर्वाइकल कार्सिनोमा डेवलप होने में कम से कम 10-15 साल लगते हैं। इट हैज अ प्री कैंसरस स्टेट। ऐसे हम बोलते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, ये सिंगल डिजीज नहीं है, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस जिसमें ग्रेड्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर हम देखें एक लड़की जो पीरियड से गुजर रही है, दे आर वेरी पेनफुल, तो उसको जो हमारे कश्मीर में काफी बीमारियों में आदत है, हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। मतलब हमें कुछ भी लगता है तो हम पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो लड़कियां भी पेन किलर शुरू करती हैं। एनीमिया सीवियर टाइप ऑफ यहाँ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है सीवियर टाइप, लेकिन माइल्ड मॉडरेट तो ऑलमोस्ट हर एक में है। सी सेक्शन जो है, सिजेरियन सेक्शन, काफी कॉमन डिलीवरी बन चुकी है। नॉर्मल भी काफी होती है। सिजेरियन सेक्शन तब होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, चाहे वो बेबी के लिए हो या मदर में हो। नाजरीन, आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के इस सिलसिले द डॉक्टर्स लाउंज में। आज का मौजू होगा वुमेन हेल्थ और स्पेसिफिकली प्रेगनेंसीज के अराउंड हम बात करेंगे। और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुखसाना, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एलडी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, पहला सवाल मैं बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप रोज पेशेंट्स देखती हैं, काफी डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स। अभी सबसे बड़ा इशू क्या है अगर हम वुमेन हेल्थ की बात करें, जो आपको कंसर्न करता है, सबसे ज्यादा सामने क्या आता है? दो इश्यूज जो है वो बेसिकली हमें देखने में आते हैं। एक है पीसीओडीज इन यंग अनमैरिड फीमेल्स। इसमें और भी इश्यूज होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, लेकिन बेसिक पीसीओएस होता है। और दूसरा इशू होता है इनफर्टिलिटी। वंस द पेशेंट गेट्स मैरिड तो वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये दो इश्यूज बेसिकली इम्पोर्टेंट है यहाँ कश्मीर में। ओके मैम, जैसे आपने इनफर्टिलिटी की बात की और पीसीओएस पीसीओडी की बात की, हमें मैक्सिमम ये सुनने में आया है बाहर से कि पीसीओएस एंड पीसीओडी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनफर्टिलिटी में आगे जाके। ये किस हद तक सच है और क्या इसे रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी एक औरत के लिए? क्योंकि पीसीओएस हमने सुना है काफी चीजों से अभी बहुत छोटी यंग लड़कियों में हो रहा है पीसीओएस, उसके बाद आगे जाके वो इनफर्टाइल हो रही है, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकती हैं? ये जो ऐसे हम बोलते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, ये सिंगल डिजीज नहीं है, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस जिसमें ग्रेड्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव। और जितनी ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है उतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी होती है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू कंसीव। तो इसको रोकने के लिए पीसीओएस को एक यंग लड़की जो अभी अपने टीन एज में है, वो क्या करनी चाहिए अपनी डे टू डे नॉर्मल लाइफ में? उसको क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, या कोई ऐसी चीजें जिससे उसे बचना चाहिए? देखिए, हर किसी डिजीज में आपको अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना प्रिवेंटिव से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंटिव होता है, या तो आप उन चीजों को रोकोगे जिससे वो प्रोग्रेस हो जाता है, या फिर अगर वो फुल फ्लैजेड, अगर आप लेट डायग्नोसिस हो गया, फिर आपको मेडिकेशंस वगैरह लेनी पड़ती है। तो पहले है डायग्नोसिस एट द अर्लीस्ट, फिर प्रिवेंशन में डिफरेंट चीजें होती है, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती है, सिंपल मेडिकेशंस होती है, लेकिन रेगुलर चेकअप्स इंपॉर्टेंट है अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डॉक्टर। ओके, तो हम जैसे आपने बोला कि प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, ये हर किसी बीमारी के साथ जुड़ी हुई एक चीज है। अगर हम पहले ही बात करें, एक जो टीनेजर लड़की है उसको कैसे पता चलेगा? बिकॉज एक नॉर्मल लड़की, हर कोई लड़की नहीं आ सकती चेकअप कराने के लिए कि मुझे पीसीओएस पीसीओडी। एक नॉर्मल लड़की को जो टीनेज में है अपनी, उसको कैसे पता चलेगा दैट मैं पीसीओएस सफर कर रही हूँ या पीसीओडी सफर कर रही हूँ? उसको डायग्नोसिस उसकी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, उसको कहाँ पता चलेगा पीसीओडी है, लेकिन एनी प्रॉब्लम विद द पीरियड्स, अगर उसको लगता है कि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, स्टार्ट में जैसे जब पहला पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं मिनार्की। जब मिनार्की स्टार्ट होती है 1-2 साल में इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, लेकिन इवन देन इरेगुलर मीन्स कि कभी हैवी होते हैं, कभी स्कैंटी होते हैं, कभी लेट होते हैं, तो इवन देन उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी के रेगुलर होते हैं दैट इज वेल एंड गुड। अगर इरेगुलरिटी है, चाहे वो बिकॉज ऑफ पीसीओडी है या बिकॉज ऑफ एनी अदर कॉज है, वो एक इशू बन जाता है जिसमें वो स्टार्ट से ही ट्रीटमेंट ले सकती है। अगर उसको लगता है सडन इंक्रीज इन वेट उसका हो गया, उसको ओबेसिटी हो रही है विद दिस अदर फीचर्स, जैसे उसको एक्नी ज्यादा है, बहुत सारे फीचर्स, सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली तो कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर शुड ऑल्सो नो कि ये प्रॉब्लम्स एक गायनेकोलॉजी बेस्ड एक डिजीज में पीसीओएस में हो सकता है। तो बेटर है एक फीमेल को एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिले इफ देयर आर इरेगुलरिटीज, इफ देयर इज एमेनोरिया,
इफ देयर इज ओबेसिटी, तो ऐसी कंडीशंस में एक डॉक्टर से मिलके ही उसको पता चल सकता है, क्योंकि एज सच पीसीओएस एक सिम्टोमेटिक डिजीज नहीं है। सिम्टम्स इसमें होते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरियाज है। हम लेबल एकदम से नहीं कर सकते किसी को पीसीओएस। सिंगल सिंगल जो सिम्टम होगा उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। फिर हम देखते हैं अगर किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है या कुछ है, फिर हम उसके कॉजेज देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज क्या क्या है। तो मैम देखिए, जैसे आपने इरेगुलर पीरियड्स की बात की, तो मुझे लगता है अभी ज्यादा जो कंसर्न बड़ा है इरेगुलर पीरियड से, वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है पेनफुल पीरियड्स। अगर हम देखें एक लड़की जो पीरियड से गुजर रही है, दे आर वेरी पेनफुल, तो उसको, जो हमारे कश्मीर में काफी बीमारियों में आदत है, हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। मतलब हमें कुछ भी लगता है तो हम पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो लड़कियां भी पेन किलर शुरू करती हैं। जो ये पेनफुल पीरियड्स हैं, क्या ये भी एक पीसीओएस की तरफ जाने का एक सिम्टम हो सकती हैं, या ये उससे बहुत दूर है? पेनफुल सिम्टम्स एक डिफरेंट चीज है, उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। नॉर्मली स्टार्ट में, अब पेन जो होती है वो कब हो रही है वो इंपॉर्टेंट होता है। पीरियड स्टार्ट होने से पहले पेन हो रही है, ड्यूरिंग द पीरियड्स हो रही है, कि कंटिन्यूअसली पीरियड पेन हो रही है। इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये नॉर्मल पेन है कि ये पैथोलॉजिकल है। अगर ये पैथोलॉजिकल पेन है उसमें डिफरेंट है, लेकिन पीसीओएस में एज सच पेन नहीं होती है। देयर इज अ डिफरेंट थिंग। पीआईडीज में होता है, एंडोमेट्रियोसिस में होता है, बाकी चीजों में हो सकता है, स्पाज्मोडिक हो सकता है, जिसको हम ये बोलते हैं फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ पेन होती है, लेकिन दैट इज समथिंग डिफरेंट। पीसीओएस में पर से पेन नहीं होती है। ओके, तो अब पीसीओएस पे हम अभी जुड़े हैं, तो हमने बात की कि कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हो जाता है। अब अगर प्रेगनेंसीज की बात करें, अगर किसी ने कंसीव किया लेकिन वो पीसीओएस से सफर कर रही है, क्या उसकी प्रेगनेंसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है? आपने ऐसा देखा है? देखिए, पीसीओएस अगर ऑलरेडी किसी पेशेंट को है, तो अगर वो ट्रीटमेंट पे है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे मेटफॉर्मिन यूजुअली हम पहला प्रिस्क्रिप्शन है, जो पहली मेडिकेशन हो, मेटफॉर्मिन वगैरह देते हैं, तो वो कंटिन्यू करते हैं हम पीसीओएस में यूजुअली, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एबॉर्शन आर मोर। अगर किसी ने पेशेंट, पीसीओएस वाले पेशेंट ने कंसीव कर भी लिया, तो चांसेस ऑफ एबॉर्शन ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस हो गई होती है। पीसीओएस इन सीवियर फॉर्म इज एसोसिएटेड विद हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब जितनी ज्यादा सीवियरिटी है उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। ओके, तो प्रेगनेंसी पे ही बात चल रही है, तो एक कॉमन बीमारी जो इंडिया में देखी गई, खून की कमी, अनीमिया जो है वो बहुत है। ये जो अनीमिया है, अगर हम कश्मीर में देखें तो ये अभी औरतों में कितनी बड़ी प्रॉब्लम, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जो आप अब तक देखते हैं, और क्या ये उनको इम्पैक्ट करती है इन देयर प्रेगनेंसीज? अनीमिया सीवियर टाइप ऑफ यहाँ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है सीवियर टाइप, लेकिन माइल्ड मॉडरेट तो ऑलमोस्ट हर एक में है। और इसमें जो बेसिकली है, एनीमिया मुक्त भारत का अभियान है, जिसमें प्रोफिलैक्टिकली 100 दिन की आयरन टिकियां देते हैं। वो प्रोफिलैक्टिक मीन्स कि जो हमें पता है कि ये आयरन तो चाहिए ही चाहिए है प्रेग्नेंट लेडी को, अगर वो एनीमिया नहीं भी है तब भी उनको वो प्रोफिलैक्टिक दवाई 100 डेज के लिए आयरन टैबलेट्स लेनी होती है, तो वो उसको कंपनसेट करता है। लेकिन अगर उसका एनीमिया है, चाहे माइल्ड है या मॉडरेट है, जो पैथोलॉजिकल में आता है, उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है, अदरवाइज दे विल बी इफेक्टेड। ओके, तो बोथ द बेबी एंड द मदर। ओके, बोथ बेबी एंड मदर। तो जैसे कि आपने बोला कि दवाई देते हैं 100 दिन के लिए, चलिए मे बी पीपल आर अवेयर अभी राइट नाउ इन कश्मीर, लेकिन रूरल एरियाज में शायद अवेयरनेस नहीं हो। इसके बारे में आप थोड़ा और बता सकते हैं कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसको क्या करना चाहिए, ये दवाई लेने के लिए उसको कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और ये दवाई क्यों उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये दवाई पीएचसीएस वगैरह में मुफ्त मिलती है। ये आयरन एंड फोलिक एसिड होती है। हालांकि इसमें जो हॉस्पिटल सप्लाई होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है हर एक पेशेंट को। ये एनरोल होते हैं और उनको दी जाती है, जो भी वहाँ पे डॉक्टर हो। ये जरूरी नहीं है कि ये गायनोकोलॉजिस्ट ही हो, लेकिन हाँ, जैसे आप आयरन देते हो उसमें कुछ अपने सिम्टम्स है, साइड इफेक्ट्स जिनको बोलते हैं हम, जैसे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और चीजें हो सकती है, तो वो अंडर समबडी सुपरविजन, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर भी हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट ही हो। ओके, तो अब प्रेगनेंसी पे आए तो उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एंड नाउ इट्स डिलीवरी की अगर हम बात करें तो सी सेक्शन जो है, सिजेरियन सेक्शन, काफी कॉमन डिलीवरी बन चुकी है। नॉर्मल भी काफी होती हैं। पहले तो लोगों को आप एक्सप्लेन कीजिए कि इन दोनों डिलीवरीज से क्या असर पड़ता है एक औरत की बॉडी पे, कौन सी डिलीवरी प्रेफर करनी चाहिए एक इंसान को, और क्या इनके कोई बुरे इम्पैक्ट्स हैं अगर कोई सी सेक्शन चूज करेगा इन प्लेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। क्या उनकी बॉडी पे, उस औरत की बॉडी पे आगे जाके कोई असर होगा? देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि जो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी है उसको नॉर्मल बोलते हैं,
दैट इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग, दैट इज अ नॉर्मल, जो कि फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से होती आई है। राइट। अब सिजेरियन सेक्शन तब होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, चाहे वो बेबी के लिए हो या मदर में हो। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें बेबी को सेव करना है, उसके पास हमें इतना टाइम नहीं है कि हम उसको नॉर्मल डिलीवरी दे सके, हमें इमीडिएट डिलीवरी करनी है बेबी को सेव करने, या जो बर्थ कैनल है उसमें कोई प्रॉब्लम है जहां से पैसेज डिफिकल्ट होगा, तो या मदर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी मैटरनल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है इम्पैक्ट का, वो तब सिजेरियन है। इट इज नॉट दैट कि सिजेरियन ही फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस वेजाइनल डिलीवरी है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हमें लगती है तब सिजेरियन। हाँ मैम, तो जैसे कि आपने बोला फर्स्ट चॉइस नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल है, डिलीवरी वो एज अ डॉक्टर आप अभी बोल रही हैं, लेकिन काफी ऐसी औरतें हैं जो प्रेफर करती हैं खुद कि हम सी सेक्शन सर्जरी कराएं। अगर अब किसी की सी सेक्शन सर्जरी हो गई, डिलीवरी वैसे हुई सिजेरियन सेक्शन से, क्या अगली डिलीवरी जो उनकी होगी वो नॉर्मल हो सकती है या वो जरूरी है सी सेक्शन ही होना? जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, हम बोलते हैं इसमें इंडिकेशन क्या थी, मतलब हमने ये सिजेरियन सेक्शन किया क्यों, वो हमें रीजन लिखना पड़ता है कि हमने क्यों किया। उसमें कुछ काजेज होते हैं जिनको रेकरेंट बोलते हैं, कुछ काजेज होते हैं नॉन रेकरेंट। रेकरेंट काजेज हो गए वैसा कंडीशन जो दूसरी डिलीवरी और लेबर के टाइम भी वही है, सेम है, लेकिन कुछ ऐसे काजेज होते हैं जो कि दूसरी टाइम नहीं होंगे, मतलब ब्रीच है, ये दूसरी टाइम हो सकता है किफालिक हो, तो उस वक्त नहीं है जरूरी कि हम करेंगे उस वक्त सिजेरियन सेक्शन, मैंडेटरी नहीं है। नहीं, इसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है, हमको सेग्रीगेट करना पड़ता है पेशेंट्स को, दोज who need a recurrent cesarean section and those who don't need। अगर प्रीवियस एक सिजेरियन सेक्शन है, अगर प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शंस है, तो उसमें ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तो उसमें फिर प्रेफरेबली हम सिजेरियन करते हैं। थर्ड, तो अगर हम अब एक जरूरी सवाल है, जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो पहले कुछ दिन के लिए या पहले कुछ हफ्तों के लिए एक बच्चे का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, और लोग अक्सर वक्त पे माँ को भूल जाते हैं, माँ को साइडलाइन कर देते हैं, पूरी साइडलाइन नहीं कर देते, बाय मिस्टेक भी कभी कभी हो जाता है। इस टाइम में जो डिलीवरी के बाद एक माँ का ख्याल रखना कितना जरूरी है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको लगती हैं इसके बाद जिनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए डिलीवरी के बाद एक फैमिली को, उस औरत का? हमारे हिसाब से मदर इज मोर इम्पोर्टेंट। जब भी हमें डिसाइड करना होता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, वी प्रेफर टू सेव द मदर, क्योंकि जब माँ है तब बच्चा है, ठीक है, और माँ ठीक है तो फैमिली पूरी ठीक है, फैमिली ठीक है सोसाइटी ठीक है, तो मदर्स लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। मदर का केयर इमीडिएट पोस्ट ऑप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी चाहे सिजेरियन हो नॉर्मल डिलीवरी हो, वीक होती है। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम बोलते हैं थोड़ा बहुत इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन होती है, चांस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, वीकनेस बहुत होती है, कभी कभी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होगी तो उसमें उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली शी नीड्स मोर केयर एंड मोर हेल्प। हाँ, आप बेबी को नेग्लेक्ट ना करें वो अलग बात है, लेकिन माँ को नेग्लेक्ट करना इट इज नॉट गुड। ओके, तो अब मिसकैरेज एक ऐसा टर्म है जो काफी यूज होता है और जो काफी औरतें डरती हैं इस चीज से। जब एक मिसकैरेज होता है तो एक औरत, उसका पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है अपने ऊपर पूरा ब्लेम ले लेना। एक औरत वैसा करती है ज्यादातर। मिसकैरेज जो है कश्मीर में भी काफी होते हैं, इनके पीछे सबसे बड़े रीजंस क्या है मिसकैरेज के पीछे, और क्या ज्यादा जरूरी सवाल, क्या एक मिसकैरेज के बाद चांसेस आर कि दूसरा भी मिसकैरेज हो सकता है या नहीं, बाद में आराम से इंसान कंट्रोल कर सकता है? वो मिसकैरेज हम यूजुअली लेते हैं जो स्पॉन्टेनियसली हो, जो खुद से ही हो जाए अबॉर्शन, ठीक। अगर ये बार बार हो रहा है इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, अदरवाइज सिंगल मिसकैरेज के बाद रेकरेंट मिसकैरेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। पहली अबॉर्शन में या पहले मिसकैरेज में काज क्या रहा है, ये जरूरी नहीं है कि माँ में ही प्रॉब्लम हो। और जो ये मिसकैरेजेस होते हैं या तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स होते हैं या आफ्टर 12 वीक्स, इनको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, और इसमें डिफरेंट काजेस होते हैं। अगर कभी भी कोई भी कहीं पे भी अबॉर्शन मिसकैरेज हो जाए किसी पेशेंट को, वी हैव टू वर्क अप बिटवीन 2 प्रेगनेंसी। जब वो इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल में पेशेंट आती है, हम उसका कॉज देखते हैं कि इसमें कॉज क्या है, रेकरेंट कॉज है, नहीं कॉज है, मैटरनल है, पैटर्नल है, वो डिफरेंट चीजें होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि माँ पे ही सारा ब्लेम है, इसमें पैटर्नल कॉजेस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेस होते हैं, कुछ ट्रीटेबल होते हैं, कुछ नॉन ट्रीटेबल होते हैं। राइट, तो अब आपने बोला कि इसमें काफी कॉजेज हो सकते हैं, कोई ऐसी चीजें जिनकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है और औरतों को नहीं पता या फैमिलीज को नहीं पता, जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए? कोई ऐसा लाइफस्टाइल में इशू या कोई फूड में ऐसी चीजें जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं? जो जनरल हमारा बेसिकली हर एक जो हमारा कश्मीर का लाइफस्टाइल है लोगों का,
जैसे जंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, चाहे वो फादर ले रहा हो या मदर ले रहा हो, इट अफेक्ट्स द गैमेट फॉर्मेशन। तो जिस गैमेट से बच्चा बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर फादर स्मोकिंग कर रहा है, तो इसमें स्पर्म्स में भी इफेक्ट पड़ता है। फादर डायबिटिक है, उस स्पर्म्स के डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ सकता है। एंड वंस देयर इज ओवुलेशन एंड देयर इज फर्टिलाइजेशन, अगर डिफेक्टिव एम्ब्रियो है, ओनली देन इट विल बी अबॉर्टेड। और दूसरा जो मेन इशू है, जब वंस देयर इज एजिंग, चाहे वो मैटरनल हो या पैटर्नल एजिंग हो, तो उसकी वजह से भी क्वालिटी ऑफ बोथ ओवा एंड स्पर्म्स नहीं ठीक रहती है। तो दैट इज व्हाई देयर आर मोर चांसेस ऑफ अबॉर्शंस विद इंक्रीजिंग एज ऑफ ईदर मदर और द फादर। ओके, तो अब हम अगर बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो मेनोपॉज है, उसके बारे में काफी कम अभी बात होती है। शायद एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है वुमेन हेल्थ के बारे में, जैसे बहुत सारे इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई प्रॉब्लम कश्मीर में, जैसे औरतें बात नहीं करती हैं मेनोपॉज के बारे में, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जिन्हें एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज वुमेन फेस करती हैं, लेकिन वो नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देती हैं, उसके बारे में थोड़ा? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक एज, जब ये मेनोपॉज हो रहा होता है, पेरी मेनोपॉज है मेनोपॉज में, और मेनोपॉज में भी कुछ टाइम तक, इसमें पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स तो अलग होते हैं, ये होते हैं क्लाइमेट्रिक सिम्टम्स। इसमें हॉट फ्लैशेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूड स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को। तो इसमें थोड़ा बहुत फैमिली को भी करना पड़ता है, दे शुड बी हेल्पफुल, उनको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस है, एंड समटाइम्स दे नीड ए मेडिकल हेल्प। क्योंकि अगर आउट ऑफ प्रपोर्शन कुछ हद तक हमें लगा कि अगर ऐसी कोई पेशेंट है जिसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या कभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, कम होने के बदले ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो दे नीड एन इवैल्यूएशन। अगर कुछ भी उनको अपने पीरियड्स में, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में किसी औरत को कोई प्रॉब्लम लग रही है, शी शुड कंसल्ट हर डॉक्टर। फिर ये डॉक्टर तक है कि उसको क्या लगता है, वेदर शी नीड्स एश्योरेंस ओनली, शी नीड्स रिप्लेसमेंट, शी नीड्स एडिशनल एनी थेरेपी, वो तो फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा। ओके, तो मैम अब एक बीमारी की बात करना चाहूंगा मैं। कैंसर्स में काफी कैंसर्स जो बहुत, जिनके बारे में लोग अवेयर हैं, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर इज वन ऑफ दोज, या स्टमक एंड एसोफेगस कैंसर है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर, इसके बारे में अभी भी काफी लोगों में अवेयरनेस नहीं है अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एक तो आप एक्सप्लेन करें एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, एंड सेकेंडली कि क्या ये फुली ट्रीटेबल है, जैसे कि काफी बीमारियां हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ट्रीट नहीं कर सकती या प्रिवेंट नहीं कर सकती। सर्वाइकल कैंसर क्या है और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द यूट्रस which is accessible through the vagina, ठीक है। तो लेकिन इसमें स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग स्टार्ट्स वंस द पेशेंट इज मैरिड। ओके, उससे पहले आप वैक्सीनेशन कर सकते हो। दिस इज द ओनली कैंसर जहां पे आप वैक्सीनेशन कर सकते हो, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। तो एंटीवायरल जो भी इसकी वैक्सीनेशन बना है, तो वो यूज करने से ये इट इज प्रिवेंटेबल। कोई भी वैक्सीन अगर आप किसी भी चीज के लिए करते हो, तो अगर आपको वो डिजीज फिर भी हो जाती है, द सीवियरिटी इज लेस। सर्वाइकल कैंसर डिटेक्टेबल तो है, ट्रीटेबल भी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अच्छा सही उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत अर्ली स्टेज पे रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, एंड रेडियोथेरेपी में प्रोग्नोसिस उतना, फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। इट इज बेटर टू प्रिवेंट इट। जैसे हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है या ओवेरियन कार्सिनोमा होता है, उनमें अपनी चीजें हैं, लेकिन सर्जरीज है थिंक कि हम उनको वो टिश्यू निकाल सकते हैं एट द अर्लियर स्टेजेस। सर्वाइकल में भी करते हैं, एक तो इसमें एक्सटेंडेड सर्जरी होती है जिसकी कॉम्प्लिकेशंस लेटर होते हैं, और सर्वाइकल में जो रेडियोथेरेपी चाहिए होती है, उसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेशन, सराउंडिंग ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो एक नॉर्मल एक औरत अगर खुदा ना खास्ता सर्वाइकल कैंसर से गुजर रही है, उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? देखो, हमारे यहाँ जो है ना, सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है दैट इज वल्नरेबल टू एक्सपोजर। जैसे हमारे रिलीजन में कुछ चीजें हैं, जैसे सर्कमसिशन है, नो सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स है, तो ये चीजें दे प्रिवेंट कैंसर्स। जो सर्विक्स होता है उसका एक जोन होता है जहां पे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होती है सेल्स। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन में बिकॉज ऑफ एनी ऑन्कोजेनिक इफेक्ट इंक्रीज हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिसजेनेसिस हो गई किसी तरह की, तो इट कैन चेंज इनटू सर्वाइकल कार्सिनोमा। लेकिन सर्वाइकल कार्सिनोमा डेवलप होने में कम से कम 10-15 साल लगते हैं। इट हैज अ प्री कैंसरस स्टेट।
जो सर्वाइकल कैंसर है, इसका एक स्टेट होता है 10-15 साल प्री कैंसरस। अगर ये उसमें डिटेक्ट हुआ तो अर्ली डिटेक्शन से ही ट्रीटमेंट है। नॉट ओनली कि हम यूट्रस और सर्विक्स निकाल सकते हैं, हम इस पे कंजर्वेटिव सर्जरीज भी है, मतलब सर्जरी किया फिर भी पेशेंट कंसीव कर सकती है, जिसको ट्रैक्लोग्राफी वगैरह कोनाइजेशन कर सकते हैं। इन डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज है और उनको सिर्फ फिर फॉलो अप करना होता है। मतलब जितना जल्दी आप किसी भी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हो उसका ट्रीटमेंट उतना इजी होता है, जितना आप लेट करते हो उसमें लेट हो जाता है। अब सिम्टम्स में पेशेंट्स को अर्ली एक्सपोजर की वजह से, जैसे हमारे यहाँ क्रॉनिक पेल्विक पेन है, ये भी एक सिम्टम होता है जो सर्वाइकल में हो सकता है। इस पे यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इसीलिए है क्योंकि कोई सिम्टम इसमें नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन यू नेवर नो व्हेन इट टर्न्स इनटू प्री कैंसरस एंड कैंसरस। इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज हो, पोस्ट मतलब सुबह उठ के औरत उठती है उसको लगता है कि स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग होती है, हस्बैंड के पास गई है, सुबह उठ के उसको ब्लीडिंग होती है, या हस्बैंड के पास जाने के बाद उसको पेन होती है, या किसी को मेनोपॉज हो गया है उसके बाद भी इसको ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, या ज्यादा एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जो ट्रीट नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक से। ऐसे ये सिम्टम्स के लिए एक कंडीशन, मतलब इट कुड बी सर्वाइकल कैंसर। तो ऐसे सिम्टम्स के बाद उनको स्क्रीनिंग के लिए बहुत जल्दी जाना चाहिए। इट इज बेटर टू गो फॉर स्क्रीनिंग। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मतलब अगर सिम्टम नहीं भी है तो यू शुड गो फॉर स्क्रीनिंग, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है जिसके आफ्टर मैथ्स बहुत ज्यादा है और स्क्रीनिंग से आप अर्ली इलाज कर सकते हो। व्हाई नॉट? ओके, तो आप अभी काफी पेशेंट्स देखती हैं, तो आपने सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स भी देखे होंगे। अभी कश्मीर में केस ऑन ग्राउंड कैसा है, इसकी कंडीशन कैसी है? क्या ये राइज पे है या कंट्रोल में है या अभी नीचे? एक तो राइज पे है और लेट डिटेक्शन है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। पहले तो यूजुअली जो हमें लद्दाख करगिल से पेशेंट्स आते थे उनमें सर्वाइकल कैंसर्स की ज्यादा चांसेस होते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैंने देखा इवन श्रीनगर में बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर था एंड इट वाज अ लेट मतलब डिटेक्शन। हाँ, क्योंकि लोकल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं पूरा एग्जामिन होता है, पेशेंट भी ऐसे लेता है, केयर नहीं करता है, डजंट मैटर, डिस्चार्ज हो रहा है तो कुछ नहीं है, फाउल स्मेल है तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर ये आगे जाके जब ये फुल फ्लैज्ड हो जाता है तब ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केसेस है एंड दैट टू एडवांस्ड केसेस। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बोला पहले लद्दाख से आते थे, अभी श्रीनगर में आते हैं, तो फिर भी दीज टू एरियाज, श्रीनगर की हम बात करें तो अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ अभी भी अवेयरनेस कम है। तो रूरल एरिया से कितने केसेस आते हैं आपके पास और क्या वहां पर भी रूरल केसेस से भी आते हैं? श्रीनगर से मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी बिकॉज पीपल नो, और यहाँ पे हाइजीनिक वगैरह उनको पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इवन देन वी हैव केसेस फ्रॉम, मतलब आई वाज माई सेल्फ एस्टॉनिश्ड कि बटमालू से मुझे पेशेंट्स आए, मेन एरिया जो श्रीनगर का है यहाँ से पेशेंट्स मुझे आए जिनको था सर्वाइकल सीरीज। ओके, तो मैं और एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो फैमिली प्लानिंग है वो अभी कश्मीर में अच्छे से नहीं होती है। शायद अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी काफी जगह लोग जो हैं 6 बच्चे 7 बच्चे रखते हैं। एक औरत की हेल्थ पे अगर हम बात करें, एक औरत की स्पेसिफिकली हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है अगर हम फैमिली प्लानिंग ना करें और 4-5 बच्चों से आगे बढ़ जाए? फैमिली इशू डिफरेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है मदर की हेल्थ। आपको पता है स्टोर्स होते हैं, किसी कोई यंग गर्ल है उसके अपने स्टोर्स है, आयरन कैल्शियम हर एक चीज के स्टोर्स है। लेकिन वंस शी बिकम्स प्रेग्नेंट दे गेट डिप्लीटेड। एक प्रेगनेंसी हो गए स्टोर्स उसके डिप्लीट। अगर उसने सही से मेडिकेशन या चेकअप्स नहीं करवाए, दवाएं या नहीं, सप्लीमेंट्स लेने ही लेने पड़ते हैं प्रेगनेंसी, जैसे मैंने बोला आपको प्रोफिलैक्टिक आयरन, ऐसे बाकी चीजों के लिए। फिर लैक्टेशन का पीरियड आ जाता है, उसमें उसके और स्टोर्स ड्रेन हो जाते हैं, और उसके बाद अगर उसको कंटिन्यूअसली रिपीटेडली प्रेगनेंसीज होती रही तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसकी पोजीशन कहाँ पहुंच जाती है। मैं आपको अपना एक पर्सनल बोलूंगी कि मुझे बचपन में लगता था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहती हूँ। क्या करते हैं, आयरन कैल्शियम ही तो देते हैं। दिस वाज माय विजन अबाउट दिस गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। बट वंस आई सॉ द सिनेरियो माई सेल्फ, मुझे ये लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है फीमेल के लिए। दे हैव, मोस्ट ऑफ देम हैव सीवियर एक्स एंड पेन्स जो कि सिंपली बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज होती है। दे हैव ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जिनका पहला सॉल्यूशन उनका कैल्शियम होता है। एंड इट मैटर्स मोर देन यू कैन अंडरस्टैंड,
कि इतना जो सिंपल डेफिशिएंसीज होती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसीज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उससे बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। एंड वंस अ पेशेंट gets pregnant frequently and more often, तो obviously her health gets deteriorated. आपको ज्यादा और ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। एक जो कश्मीरी नॉर्मल औरत है वो अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकती है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, ताकि उसको प्रेगनेंसीज में या कंसीव करने में आगे कोई इशू ना? देखिए, जो हमारा इस वक्त बर्निंग इशू है वो है लेट मैरिजेस। राइट। लेट मैरिजेस से एक तो वो कंडीशंस होती है जो अर्ली स्टेज में नहीं होती है। तो वंस ए प्रेगनेंसी इज अर्लियर इन ए मैरिजेबल एज, जो हमारी होती है बेसिकली 20 to 29 सेफ एज फॉर ए वुमेन, और हमारी 30s के बाद होती है, वो यूजुअली एल्डरली प्राइमरीज हो जाती है। उसमें एक तो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, दूसरा उनको होता है क्रॉनिक डिजीजेस भी, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, हाइपोथायराइड है, वो सारी चीजें भी। तो ऐसी प्रेगनेंसीज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसमें बेस्ट है वो तो सोसाइटी को बेसिकली करना, वो एक इंडिविजुअल फीमेल तो नहीं कर सकती इसमें। लेकिन जो हमारी मैरिज की एज है, जैसे हमने बिकॉज ऑफ सम इशू जो हमारा है कि पढ़ाई है, एजुकेशन है, कैरियर है, तो डिले हो जाती है मैरिज, वो हमें अवॉइड करना है। वो भी एक साइड से चलता रहेगा, ये भी अपनी फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो एक चीज है जिसपे करना। दूसरा है फिर जो लाइफस्टाइल में है, जैसे यहाँ पे आदत हो गई है जंक फूड्स लेना है, खाना नहीं खाया, डाइटिंग की, लेकिन जंक फूड्स कोक्स वगैरह, जिससे ये पीसीओ बाकी चीजें, ओबेसिटीज, हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। ये सब चीजें फीमेल्स को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें मेरे लिए सही नहीं है। तीसरा है कि उसके बाद जब वो कंसीव करती है, जब भी उसके कोई प्रॉब्लम लगे, शी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। डोंट टेक थिंग्स लाइटली, क्योंकि पता नहीं चलता है, एंड बेटर है अर्ली ट्रीटमेंट। राइट। थैंक यू वेरी मच मैम हमें वक्त देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द डॉक्टर्स लाउंज एट कश्मीर लाइफ।